रहीम अस्सलाम नाजरीन, इस व्लॉग के अंदर एक दो और दिल को दहला कर रख देने वाली कहानियाँ हैं। मैं इस कहानियों की बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपके सामने नहीं रख सकूँगा। कुछ चीज़ें पोशीदा रखूँगा। वो ख़ानदानों की सिक्योरिटीज़ जो है वो मद्देनज़र रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ हालात ऐसे हैं एक स्पेसिफिक सियासी जमात को लेकर के तहरीक इंसाफ को लेकर के भाई उसके बाद अगर वो डिटेल्स पब्लिक हो जाती हैं तो उन ख़ानदानों के ऊपर, उन फैमिलीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दोबारा से आ जाता है। और कुछ लोग तो ये टफ़ टाइम अफोर्ड कर सकते थे। इबाद फ़ारूक साहब की फैमिली हो गई, ये लोग ये खाते पीते लोग थे, ये रेजिस्ट कर सकते थे, वकला से रब्ता कर सकते थे। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जिनको 9 मई के बाद अभी तक वकला मिला ही नहीं है। ये कहानियाँ भी कुछ इसी किस्म की हैं। दिल पर हाथ रख कर सुनिएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये कहानियाँ आप तक और मुझ तक किसी तरीके से पहुँच रही हैं। आप और मैं, हम सब मिलकर किसी ना किसी तरह से मदद करने के काबिल हैं। जनाब, ये कहानी है लाहौर की। लाहौर में एक साहब को 9 मई के बाद गिरफ़्तार किया गया। बेगुनाह है, बिल्कुल बेगुनाह है। उस वाक़े से, उस स्पॉट से, कोर कमांडर हाउस से इनका कोई लेना देना नहीं, किसी किस्म का। आप मुलाकात फैमिली से करते हो, बैकग्राउंड का पता चलता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि जनाब किस हद तक कोई पॉलिटिकली एक्टिव हो सकता है और क्या एक बंदा जिसके पास रोज़ी रोटी कमाने से आगे वक्त ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर, क्या वो भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है? तो मुझे लगता है नहीं। आप उनके ख़ानदान के हालात आगे चलकर सुनेंगे तो आप मेरी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करेंगे कि नहीं यार, ये बंदा पॉलिटिकल एक्टिविटी में जा ही नहीं सकता। ओके, लाहौर के एक रिहायशी हैं। 800 रुपये, 1000 रुपये दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं। और पिछले 2-3 साल से उनकी बेटी डायलिसिस पर है। हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस होते हैं बच्ची के। 10-11 साल बच्ची की उम्र, मतलब 12 दफ़ा डायलिसिस होते हैं महीने के। और वो 12 दफ़ा डायलिसिस करवाना एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत महंगा है। मुझे कल पता चला है, जब मैं अस्पताल गया हूँ तो मुझे मुलाकात करने के बाद पता चला। डायलिसिस हो रहे थे, रूटीन में मामला चल रहे थे ज़िंदगी के। इन्हीं डायलिसिस के चक्कर में एक बड़ी बच्ची जो है, जिसके डायलिसिस होते हैं, उससे एक बड़ी बेटी है इंसाफ की। 3 बेटियाँ माशाल्लाह, रहमत ही रहमत है घर में। तो वो बड़ी बेटी जो है वो पढ़ रही थी स्कूल में, उसकी तालीम छूट गई क्योंकि उसकी फ़ीस देते तो फिर बच्ची के डायलिसिस नहीं हो सकते थे। लिहाजा उन्होंने इस बच्ची की तालीम रोक कर इस बच्ची की जान बचाने की कोशिश की कि हम डायलिसिस करवाते रहेंगे, जो ख़र्चा स्कूल पर भी होता है हम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा सिर्फ डायलिसिस करवाते हैं। 9 मई के बाद ये साहब पकड़े जाते हैं। और ये पकड़े कहाँ से जाते हैं कि जब ये बच्ची का इलाज करवाने अस्पताल गए हुए थे। माँ बच्ची के साथ अस्पताल के अंदर है और ये साहब अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर पर बच्ची की दवा लेने आए हैं डायलिसिस के लिए, और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद फैमिली ये कहती है कि 2-2.5 महीने तो हमें पता ही नहीं था कि जनाब वो साहब हैं कहाँ पर, इनकी बच्ची के वालिद कहाँ पर हैं। 2-2.5 महीने के बाद जाकर उनको पता चला कि उनको तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया हुआ है। और अब फैमिली का एक वर्जन ये है कि ये साहब 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस के पास इनके कोई अजीज़ हैं, वो ठेकेदार हैं, छोटे मोटा मजदूरी के ठेके लेते हैं। तो वो इनको दिहाड़ी पर साथ लेकर गए थे। ये माली का काम भी करते हैं, मजदूर भी हैं, तो ये वहाँ पर घास काटने या मजदूरी करने गए हुए थे। और इन्होंने आकर वापस घर में अपने बच्चों को बताया कि जब मैंने वो वहाँ से दिहाड़ी ख़त्म की है तो मैं तो आज बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा। वहाँ पर वो एहतजाज हो रहा था, वहाँ पर जलसे जुलूस हो रहे थे कोर कमांडर हाउस के पास, उधर ही मैं काम पे गया हुआ था बेटा, तो मैं तो आज बड़ी मुश्किल से घर पे पहुँचा। चले गए। नंबर इनका वहाँ पर ऑब्वियसली जियो फेंसिंग में आया होगा। जियो फेंसिंग से पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। अब गिरफ़्तार करने के बाद कहानी ये है जनाब कि जिस दिन से ये साहब गिरफ़्तार होते हैं, बच्ची के डायलिसिस रुक गए हुए, 4.5-5 महीने हो रहे हैं, बच्ची को दवा नहीं मिल रही थी। रात को जब मैं अस्पताल गया हूँ, जब मुझे पता चला तो बच्ची का फेस इतना स्वेल कर गया हुआ था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, कहते हैं ये मेडिसिन शायद दे रहे थे आप लोग? उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो मेडिसिन अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से बच्ची का मुंह इतना सूजा पड़ा था और बच्ची की जो वो सुनने की सकत है, जो कुव्वत समात है, वो भी ख़त्म हो गई हुई है। अब वो सुन नहीं सकती बच्ची। आगे चलिए जनाब, तो गिरफ़्तार कर लिया गया। 2.5 महीने ख़ानदान को नहीं पता, इलाज रुक जाता है बच्ची का। ख़ानदान वाले मज़ीद डर जाते हैं जब पता चलता है कि जी पुलिस के पास है, और 9 मई में उठा लिया गया। बाकी ख़ानदान, इस ख़ानदान को, इस फैमिली को, इनके आगे से अजीज़ रिश्तेदार जो हैं वो मज़ीद डराते हैं कि तुमने किससे बात की, तुमने किसी को बताया कि तुम्हारा खामद उठा लिया, तुम्हारा बाप उठा लिया, तो तुम लोग भी उठा कर ले जाए। अब मैंने कल जब इनसे मुलाकात, मुझे कल कहीं से कॉल आई, कोई एक अल्लाह वाला बंदा है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी सलामत रखे, उसको मज़ीद तौफ़ीक दे कि वो इस तरह के लोगों से मुझे कनेक्ट करवाता रहता है, जहाँ उसको लगे कि किसी को वाकई हेल्प की ज़रूरत है तो वो मेहरबानी करते हैं, मुझे बता देते हैं। ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। हम अल्लाह के सामने इन लोगों के जवाबदेह होंगे। इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पर रख दीजिए।
एक साइड पर रख दीजिए, किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है किससे नहीं है, वो सब कुछ एक साइड पर रख दीजिए। लेकिन इस 9 मई के बाद नहीं, मैं तो इससे पहले भी कोशिश करता था कि जहाँ पर किसी को मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं ज़रूर करता था अपनी औकात के लिए। आम इंसान हूँ, गरीब आदमी हूँ, मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, जितना कर सकता था उतना ज़रूर करता हूँ। खैर, वकील ये नहीं अफोर्ड कर सकते थे, लिहाजा इन्होंने वकील नहीं किया। नंबर 2, दे वर टू स्केर्ड कि अगर ये बात किसी को बताते हैं कि इनके खामन को, इनके वालिद को, बच्चियों के को पकड़ लिया गया 9 मई के बाद, तो वो पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। गरीब आदमी है, बहुत ही गरीब आदमी है, गुर्बत का ये आलम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कल जब मैं अस्पताल गया हूँ तो मैंने उनसे उनके पूछा कि जी खाना पीना आपका, बच्चों का डे टू डे, स्कूल, दवाइयाँ इस बच्ची की। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब बेबसी की इंतहा थी वो। सिर्फ उन्होंने यूँ किया, वो खातून ने मेरे सामने, भाई कुछ नहीं है। और ऊपर से वो जो होता है ना कि मतलब इतना सब्र अल्लाह ने दिया होता है कुछ लोगों को, मेरे से वो ये बात करती आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही थी, भाई कुछ नहीं। और मेरा उस टाइम कलेजा फट रहा था एट दैट टाइम। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक चीज़ की खुशी है कि मैं वक्त पर पहुंच गया। आप लोग तमाम लोग जो मेरे साथ दे रहे हैं इस कॉज में, आप लोग तमाम वक्त पर पहुंच गए, आपने मेरी मदद की। खैर, रात को मैं जो कर सकता था यहाँ, नॉट टू फॉरगेट, एक खातून जो है, एक बच्ची है, हमारी छोटी बहन है, नॉट टू फॉरगेट हर, खदीजा सिद्दीकी, शी इज़ ऑलवेज देयर। मैंने इस 9 मई के बाद, इससे पहले आगे पीछे, मैं 9 मई से पहले तो जानते नहीं था उनको, 9 मई के बाद जितने केसेस जहाँ पर मुझे लगा कि इनका वकील नहीं है, ये वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने खदीजा साहिबा को रिक्वेस्ट की, मेरी बहन प्रो बोनो करना है, ये फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, एंड खदीजा ऑलवेज सेड हम देयर। और मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर, मेरी गुजारिश के ऊपर वो ऐसे कई केसेस हैं जो लड़ रही हैं 9 मई के बाद। तो खदीजा को भी मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कि मेरी बहन आप भी तशरीफ़ ले आओ और ये केस जो है इसको देख लो, अगर आप कुछ मदद कर सकते हो। शी सेड जी मैं इनके साथ हूँ, मैं केस लड़ूंगी। और आज उन्होंने उनका जो लीगल प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ILF को या किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, उनके ऊपर प्रेशर ही इतना ज़्यादा है, वकला के ऊपर इतने लोग हैं, थोड़े से वकील हैं, कहाँ कहाँ किस किस का केस लड़ सकते थे। और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था कि अब तरीकाकार क्या है आगे। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि अब इसके लिए वकील करना पड़ेगा, वकील कोर्ट में जाकर पिटिशन करेगा, उसके बाद जमानत, किसी को पता ही नहीं था, इनको भी नहीं पता। अब कहानी ये है जनाब कि कल मैंने उस बच्ची का, जो पढ़ती थी स्कूल, 2 साल से नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि उसकी बहन के डायलिसिस हो रहे थे, तो माँ बाप फीस नहीं अफोर्ड कर सकते थे। मैंने कोशिश की कि मैं कल से इंशाल्लाह वो बच्ची का स्कूल का ज़िम्मा मैंने अपने ले लिया। वहीं पर जिस इलाके के वो रिहाइश पजीर हैं, जहाँ के रिहायशी हैं, मैंने वहीं पर किसी साहब को कॉल की कि जी फ़ीस मेरे ज़िम्मे आई। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि बच्ची की स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपने जाकर प्रिंसिपल साहिबा से या साहब से मिल लेना है। मेरे भी हाथ पे भी रिक्वेस्ट करनी है कि जी फ़ीस मैं साल की इकट्ठी पे किया करूँगा, किताबों का मैं इकट्ठे पे कर दिया करूँगा, बच्ची को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं जो जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना ही कमिट करता हूँ। आगे चलें तो मैंने महीने की दवाई भी लेकर दी, कुछ जो मेरी पॉकेट में था वो भी करके आया। फिर आकर मैंने लोगों से दरख्वास्त भी की, ट्वीट भी की, बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। मैंने फैमिली को डायरेक्टली कनेक्ट करवाया, डायरेक्टली फैमिली का नंबर दिया। यहाँ पर 1-2 दरख्वास्तें हैं मेरी, यहाँ पर 1-2 गुजारिशात हैं मेरी। एक, किसी के भी थ्रू डोनेट मत किया करें, ये बड़ी तल्ख हकीकत है। मेरे खिलाफ कैंपेन्स आए दिन ट्विटर के ऊपर हो रही होती हैं, इसी चक्कर में आके कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। लोगों ने, आई एम सॉरी, मैं किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर रहा, लोगों ने धंधा बना लिया था 9 मई के बाद लोगों को लूटने का कि जी फलाने को हेल्प की ज़रूरत है, फलाने को हेल्प की ज़रूरत है, फलाने को हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ से आया 10-20% आगे दिया, बाकी खुद से रख लिया। भाई आप लोग भी अपने कॉन्शियस से बोझ मत उतारा करो कि आपने किसी को भेज दिया तो वो आगे दे देगा। अगर आप हेल्प करना चाहते हो, डायरेक्टली उन फैमिलीज़ का नंबर लिया करो, किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, किसी अजीज़ को बोला करो कि फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ अस्पताल में, फ़लाँ जगह इनका घर है, जाइए, ये उनका नंबर है, जाकर उनका मिलकर उनके हालात पता कर फिर डोनेट किया करें। इस तरह आप उल्टा मुलजिम और मुजरिम बनते हो उन लोगों के कि जो हकदार हैं, और आपकी और मेरी वो अपना वो क्या कहते हैं, कॉन्शियस क्लियर करते हुए हम उनके उल्टा मुजरिम बन जाते हैं कि आप और हम जो अपनी तरफ से तो मदद कर देते हैं, उन लोगों तक वो मदद नहीं पहुँचती। मैं इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं, मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर इंसान नहीं हूँ, लोगों को नॉमिनेट करता फिरूँ जस्ट बिकॉज के दे कैंपेन अगेंस्ट मी, तो मैं किसी को नॉमिनेट करूँ, मैं नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी नॉमिनेट नहीं करूँगा। जो कोई लगा हुआ लगा रहे, बेशक वो लगे रहे, जो कुछ, बहुत सारे लोग हैं लगे रहे, लेकिन मेरी दरख्वास्त आप लोगों से एक ही है कि खुद कोई अपना रिश्तेदार भेजा करे और वो जाकर इस मामले को देखा करे आगे अब क्या होना चाहिए, या क्या कर रहे हैं हम, या मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, या क्या सोच रहा हूँ। एक तो बच्ची का स्कूल, इनका घर जो है वो घर की छत नहीं है, वो टूट गई हुई है, उसके लिए बंदोबस्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट फैमिली का नंबर दिया हुआ है सबको, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए होंगे कि वो डायरेक्टली कुछ ना कुछ बंदोबस्त अपना कर लेंगे, तो छत भी बन जाएगी। बाकी मैं उनसे राब्ते में रहूँगा। मैं इस केस को वकला के थ्रू भी, खदीजा सिद्दीकी साहिबा के थ्रू भी, और बाकी जो इंशाल्लाह
पुलिस अफसरान भी, जो जहाँ तक मेरी रसाई है, मैं केस खुद उन तक पहुँचाऊँगा कि बंदा बेगुनाह है, आपके सबॉर्डिनेट्स ने, आप लोगों ने जुल्म किया हुआ है, इसके लिए कुछ करो। रीज़न ये कि बाय एंड ऑफ द डे मेरे गिल्ट नहीं होना चाहिए, मेरे कॉन्शियस में, मेरे ज़मीर पे बोझ नहीं होना चाहिए कि मैंने शायद मैं पुलिस को बताता तो पुलिस ही कुछ मदद कर देती। मैं हर दरवाजे पे जाता हूँ, मैं हर दरवाज़ा खटखटाता हूँ कि भाईजान आपके लोगों ने जुल्म किया हुआ है, आप भी इसके जवाब दें, और मैं वो इस दफ़ा फिर खटखटाऊँगा। ये इस तरह की एक स्टोरी है जो बाहर आई है। मेरी इतलात ये हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के जिनके पास वकला नहीं है, जिनकी फैमिलीज़ ख़त्म हो गई हैं पीछे से। कुछ और स्टोरीज़ हैं, आई एम वर्किंग ऑन देम। लेकिन मैं एक और चीज़ फिर, ये स्टोरीज़ सामने लाने का पर्पस मेरा सिर्फ एक होता है, उनकी मदद करना। इसको पॉलिटिकली या इसको किसी मनूवरिंग या इसको किसी तरह से यूज़ करना मेरा कोई पर्पस नहीं होता। लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना, उनकी मदद करना मेरा मकसद है। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। उस मकसद में आप लोग मेरा साथ दे सकें, ज़रूर दिया करें। और एक चीज़, मैं डोनेशंस कभी नहीं लेता। मैं सैलाब के दिनों में गया था तो सिर्फ वो डोनेशंस डायरेक्टली एक्सेप्ट किए थे कि जो मेरी फैमिली ने मुझे दिए थे, और सिर्फ वो डोनेशंस एक्सेप्ट किए थे, 5 या 7 डोनेशन सिर्फ वो एक्सेप्ट किए थे जो फैमिली फ्रेंड्स ने दिए थे, जिनको मैं पहले से जानता था, जो मुझे पहले से जानते थे। और वो भी जो डोनेशन हमने एक्सेप्ट किए थे सैलाब के दिनों में पिछले साल, हम वहाँ स्टोर में खड़े होकर उनके पैसों की शॉपिंग करते थे और उनको स्टोर वाले के साथ के बात करवाते थे कि भाईजान ये आपके पैसों का हमने राशन खरीद लिया, ये कपड़े खरीद लिए, और हम जाकर आगे डोनेट कर उनकी वीडियोस बनाकर जिन लोगों ने दिए होते थे पैसे, हम उनको वापस जाकर वो भेजते थे। खैर, डायरेक्टली डोनेट किया करें आप इसको प्लीज़। मुझे पता है कि तल्ख हकीकत है, कॉन्शियस को सिर्फ अपने अब ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए कि मैंने $100, 200 पाउंड, 500 पाउंड, $500 दे दिया है, ऐसे नहीं होता भाई। डायरेक्टली फैमिली को अप्रोच किया करें, फैमिली को बस अजीज़, नौकर, ड्राइवर, रिश्तेदार, कुछ भी दोस्त को भेज दिया करें, डायरेक्टली जाकर मिले, ताकि आपको पता चल सके कि क्या वाकई उनको हेल्प की ज़रूरत है, कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा उनका नाम। तो फिर आपको रियलिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें और भी खुलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह की बहुत सारी और स्टोरीज़ भी हैं, मैं उनको माइल्ड टोन में आप तक लाता रहूँगा। रीज़न ये है कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन फंसे हुए लोगों की हेल्प करना है। अल्लाह हाफ़िज़।